हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर पवन सीरीज के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। विषय है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। अगला प्रश्न है, महर्षि वेदव्यास ने शिक्षा के विषय में क्या कहा? महर्षि वेदव्यास का कथन है कि ज्ञान जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करता, वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता अवस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य आपको आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अगला प्रश्न, शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। यह कथन किसका है? यह कथन शेक्सपियर का है। अगला प्रश्न, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। यह किसने कहा था? यह महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? आत्म अभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न क्या है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सभी दशा, परिस्थिति अथवा सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम और पत्राचार शिक्षा। अगला प्रश्न है, पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित शिक्षा प्रणाली को जो डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? वेद पर आधारित शिक्षा या गुरु के घर या कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, सविद्या या विमुक्ति का अर्थ क्या है? ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, ऐसी शिक्षा सविद्या या विमुक्ति का अर्थ है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा जाता है? यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त होती थी, इस कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं? इसे रुद्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में
चारों वेदों के ज्ञाता को क्या कहा जाता था? इसे आदित्य कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार किया जाता था? इसमें चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। अगला प्रश्न है, गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था? गुरुकुल में प्रवेश के समय उपनयन संस्कार कराया जाता था। अगला प्रश्न है, उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मकतब में प्रवेश की आयु क्या होती थी? मकतब में प्रवेश की आयु 4 या 5 वर्ष होती थी। अगला प्रश्न है, प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का होता था। यह मुस्लिम कालीन शिक्षा का संस्कार है। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा, शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों में से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? यह कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है एडम्स। अगला प्रश्न है, जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के क्या 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं? जॉन एडम्स ने शिक्षा की प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? यह कथन जॉन डीवी का है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, यह कथन फ्रॉबल का है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है, यह कथन हार्वर्ड और स्पेंसर का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करती है, जिससे कि वह परम सत्य शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके, यह कथन अरस्तु का है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का उत्कृष्ट विकास, यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सर्वांगीण एवं प्रगतिशील विकास है, यह कथन पेस्टोलॉजी का है। अगला प्रश्न है, किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए हैं? जीन पियाजे ने
3 अंग बताए हैं। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? शिक्षा को समाज की प्रक्रिया जॉन डीवी ने माना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? यह एडम्स महोदय ने कहा है। अगला प्रश्न, चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन रॉस का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभाजित किया गया है? शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसने कहा? समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन रेमंड का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह कथन किसका है? यह कथन पेस्टोलॉजी का है। अगला प्रश्न है, पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसका है? यह कथन लॉक महोदय का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन डीवी का है। अगला प्रश्न है, मानव जीवन के कौन से 2 पक्ष हैं? प्रथम शारीरिक, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हों, उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। अगला प्रश्न है, किसने कहा संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तकार का है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। यह कथन एडिसन का है। अगला प्रश्न है, बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? बालक के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। यह किस दार्शनिक ने कहा है? यह जॉन डीवी ने कहा है। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जॉन डीवी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह किस दार्शनिक ने कहा है? यह हर्बार्ट ने कहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किस में आस्था रही है? इसका सही उत्तर है वसुदैव कुटुंबकम में आस्था रही है। अगला प्रश्न है, समाज सेवा से ही नहीं आत्मा का विकास होता है। यह कथन किसका है? यह कथन रस्क महोदय का है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। यह कथन किसका है? यह कथन नन का है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन जे.एम. बाल्डविन का है। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी ने अपनी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों की कितनी कसौटियां बताई हैं? इसमें 3 कसौटियां बताई हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्य विहीन है। यह कथन किसका है? यह कथन
रिवलिन का है। अगला प्रश्न है, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है, यह किसने कहा था? यह हेगले महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक था। अगला प्रश्न, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के समर्थक हैं। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों के समर्थक टीपी नन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? यह महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन बी.डी. भाटिया का है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है ज्ञान ही पवित्रता है? यह सुकरात ने कहा था। अगला प्रश्न है, ज्ञान ही शक्ति है, यह किसने कहा था? यह अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्रगति है, यह कथन किसका है? यह कथन सोफिस्टों का है। अगला प्रश्न है, किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के दो पक्ष बताए? कमेनियस ने दो कथन बताए थे। अगला प्रश्न है, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन एडम्स का है। अगला प्रश्न है, केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ या अवृद्ध मनुष्य होता है। यह किसका कथन है? यह कथन शेक्सपियर का है। अगला प्रश्न है, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन व्हाइट हेड का है। अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान वह सद्गुणी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? यह कथन एडम्स का है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंड, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि थे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग हंटर कमीशन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक 1911 में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई? वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला 22 अक्टूबर 1937 को रखी गई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा है, यदि मुझसे कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो मैं उत्तर दूंगा कि चरित्र का विकास। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान योजना कब प्रारंभ की गई? यह योजना सन 2001 में प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में भारी भरकम बोझ या बस्ते का बोझ को कम करने का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? यह यशपाल समिति ने 1990 में दिया था। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक कौन कौन से हैं? उत्तर है बेकन, कमेनियन, स्पेंसर, रूसो आदि हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रकृतिवाद अनुशासन की बात करता है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के महान उत्पादक कौन है?
प्रयोजनवाद के महान उत्पादक जॉन डीवी है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि कौन सी है? प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि है। अगला प्रश्न क्या है? विवेकानंद जीवन दर्शन के दो प्रमुख लक्ष्य कौन से हैं? मानव कल्याण पहला, दूसरा सर्वधर्म समभाव। अगला प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना किस वर्ष की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना सन 1913 में की थी। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि किस वर्ष मिली? रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि सन 1915 में मिली थी। अगला प्रश्न है, टैगोर के अनुसार व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कैसे हो सकता है? टैगोर का मत था, स्वतंत्रता के माध्यम से ही व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव हो सकता है। मैंने ऐसे शिक्षकों की भर्त्सना की है जो प्रतिबंध के पक्षधर हैं, क्योंकि प्रतिबंध स्वयं प्रकृति को पथभ्रष्ट होने को बाध्य करता है। अगला प्रश्न है, विश्व कवि टैगोर ने शिक्षा की अनोखी देन विश्व भारती की स्थापना कब की थी? विश्व भारती की स्थापना 6 मई 1922 को की थी। अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? यह कथन सुकरात का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य है अपने छात्रों की राज्य, देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनाना। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया है। अगला प्रश्न है, वह शिक्षा किस काम की जो कि भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है? यह कथन किसका है? यह कथन रूसो का है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन स्पेंसर का है। अगला प्रश्न है, चरित्र की स्थापना करना विद्यालयी शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन डीवी का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है। यह कथन किसका है? यह कथन स्पेंसर का है। अगला प्रश्न है, नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती, किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन स्टारबक का है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित, स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? यह कथन पेस्टोलॉजी का है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव का विकास है। यह कथन पेंटर का है। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? इसका सही उत्तर है आध्यात्मिक जगत का। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हुई है। अगला प्रश्न है, आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के जनक बर्कले हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन आदर्शवाद के जनक कौन है? प्राचीन आदर्शवाद के जनक कांट हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक कौन है? वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद के जनक हीगल है। अगला प्रश्न है, नैतिक आदर्शवाद के जनक कौन है?
नैतिक आदर्शवाद के जनक प्लेटो हैं। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक ने सत्यम, शिवम, सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? प्लेटो ने इसे व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है? आदर्शवादी दर्शन में विचारों को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न विधि के जनक कौन है? प्रश्न विधि के जनक सुकरात है। यह प्रश्न बार बार एग्जाम में देखा जाता है, इसे बहुत ही ध्यान से देखें। अगला प्रश्न है, संवाद विधि के जनक कौन है? संवाद विधि के जनक प्लेटो है। अगला प्रश्न है, निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है? निगमन और आगमन विधि के जनक अरस्तु है। ये तीनों प्रश्न ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखें। हर बार ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन विधि के जनक कौन है? निर्देशन विधि के जनक हर्बार्ट है। अगला प्रश्न है, तर्क विधि के जनक कौन है? तर्क विधि के जनक हीगल है। अगला प्रश्न है, खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि के जनक फ्रॉबेल है। अगला प्रश्न है, अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? इसके पेस्टोलॉजी है। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक ने कहा है अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? यह जेंटिल ने कहा है। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? आदर्शवादी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य है आत्मानुभूति। अगला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादियों का शिक्षा का आधार क्या है? प्रकृतिवादियों का शिक्षा का आधार मूल प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, ह्यूरिस्टिक प्रकृतिवादी ने सीखने की किस विधि का जन्म दिया? यह ह्यूरिस्टिक विधि का। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे आवश्यक माना है? प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान इंद्रियों को आवश्यक माना है। अगला प्रश्न, प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया? आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया था प्रकृतिवाद ने। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? प्रकृतिवाद के 3 रूप बताए गए। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? प्रयोजनवादी क्रिया को सर्वोच्च स्थान देते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता? प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। आदर्शवादी ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करते थे। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी उपयोगिता है। अगला प्रश्न, प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? प्रयोजनवाद प्रजातंत्री शासन पर बल देता है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? यह प्रयोजनवाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? यह जेम्स ने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए।
अगला प्रश्न क्या है? प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? प्रयोजनवादी शिक्षा का मूल उद्देश्य है बालक का समाजीकरण। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की है? प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किलपैट्रिक ने की है। अगला प्रश्न है, अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए हैं? अनुशासन के 4 तत्व प्रयोजनवाद में बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीयक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का द्वितीयक उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। अगला प्रश्न है, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? फ्रॉबेल ने वर्ष 1805 में उसने शिक्षण कार्य आरंभ किया। 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उसने बाल उद्यान या किंडरगार्टन रखा। वह कहता है, हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, न कि उसको और अधिक ज्ञान प्रदान करना। अगला प्रश्न क्या है? मॉन्टेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है? मॉन्टेसरी का कथन है, बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियां का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है? 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? गिज्जू भाई ने शिक्षक के संबंध में क्या विचार है? गिज्जू भाई का मानना था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम बुनियादी शिक्षा है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है? शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है? इसका प्रतिपादक कौन करता है? रूसो प्रकृतिवादी विचारक था और उसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। अगला प्रश्न है, रूसो ने अनुशासन के किस 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? पहला है स्वतंत्रता का सिद्धांत, दूसरा प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से तात्पर्य है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत तथा बुरे कार्यों के लिए दंडित करती है। अगला प्रश्न है, डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? डीवी के अनुसार शिक्षक एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, फ्रॉबेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया जिसका नाम बाल उद्यान या किंडरगार्टन था?
फ्रॉवेल ने अपना विद्यालय सन 1839 में प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है? मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को 3 भागों में बांटा है। पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, तीसरा भाषा तथा गणित की शिक्षा। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? मॉन्टेसरी ने मानसिक मंद बालकों की शिक्षा पर ध्यान दिया। अगला प्रश्न है, जनसंचार से आप क्या समझते हैं? जनसंचार के साधन से अभिप्राय है ऐसे अभिकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। गिलिन के द्वारा दी गई है। सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में होने वाले बदलाव को कहा जाता है, चाहे यह बदलाव भौतिक दशाओं अथवा सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांत के बदलाव अथवा प्रयास अथवा समुद्र के अंदर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हैं। अगला प्रश्न क्या है, विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा लिखिए। विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों और आदर्शों पर निर्भर रहता है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है? मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को लिखना सिखाया जाता है तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं। पहला है लेखनी पकड़ने का अभ्यास, दूसरा अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान कराना तथा तीसरा अक्षरों का उच्चारण कराना। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है? मॉन्टेसरी पद्धति में जब बालक को पढ़ना सिखाया जाता है तो शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है और श्याम पट्ट पर उसका नाम लिख देती है। फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्दों का पढ़ना आ जाने के पश्चात बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है? उत्तर है, शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है तथा यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वह शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह है कि यह मनुष्य को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्रधानता दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, समाज का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक कार्य लिखिए। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। अगला प्रश्न है, समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है? समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए खेल कूद के साधनों का प्रबंधन करता है। समाज बालकों के व्यायाम के लिए व्यायामशालाओं का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। घर पर ही मनुष्य के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए: हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि। अगला प्रश्न है, परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए? उत्तर है, परिवार को बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली बॉक्स, चित्र पहेलियां, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला प्रश्न है,
घर को बालक उपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए? इस संबंध में गिज्जू भाई का कथन है, हमारे घरों में ऐसी खूंटियां कहाँ हैं कि जिन तक बालक के हाथ पहुंच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंचाई पर टंगी होती हैं, उनकी तरफ हमारा अपना ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनको उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है? अगला प्रश्न है, व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं ही समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है? उत्तर है, कभी-कभी इस बात की ओर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस समय देश के विभिन्न भागों के शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों में भारी अंतर दिखाई देता है और एक जिले और दूसरे जिले के विकास में बड़ा अंतर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है? जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूरी हो सकेगी जबकि हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार हो कि वह कुशल एवं व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का नहीं। अगला प्रश्न है, बचपन छीनता बाल श्रम पर टिप्पणी लिखिए। सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल श्रम शिक्षा के में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बचपन छिन्न हो जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं समाप्त होती जाती हैं और बच्चों का बचपन छिन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा का क्या अर्थ है? जनसंख्या में अभाव गति से वृद्धि के परिणाम स्वरूप मानव जीवन में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा संबंध समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित चरणों में पड़ती है। पहला है राष्ट्रीय प्रगति के लिए, दूसरा आर्थिक विकास के लिए, तीसरा मानव संसाधन कुशलता के लिए, चौथा परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, पांचवा परिवार नियोजन के लिए, छठवां योजनाओं की सफलता के लिए। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकारा है? एनसीईआरटी ने 83 मूल्यों को स्वीकारा है। अगला प्रश्न है, घर का परिवार की मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए। घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति है। अगला प्रश्न है, बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जनसंचार साधन हैं? आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं जनसंचार साधन है। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ क्या? लिखिए। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए। भाषा के विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक,
सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का नागरिक भी है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षण पद्धति क्या है? पहला है करके सीखना, दूसरा अनुभव से सीखना, तीसरा सहसंबंध विधि। अगला प्रश्न है, पंचपद प्रणाली के जनक कौन है? इसके जनक हर्बर्ट हैं। अगला प्रश्न है, खेल विधि के जनक कौन है? खेल विधि के जनक फ्रॉबेल हैं। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? इसके जनक फ्रॉबेल हैं। अगला प्रश्न है, ड्रॉप आउट बच्चे कौन हैं? ये सभी बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर का है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। पहली विशेषता है बालक का महत्व, दूसरा सामाजिक मूल्यों पर बल, तीसरा अनुभव व क्रिया पर बल, चौथा शिक्षा का लोकतांत्रिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी शिक्षा की उद्देश्य बताइए। पहला उद्देश्य है उचित पथ प्रदर्शन, दूसरा नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण, तीसरा गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास, चौथा सामाजिक कुशलता का विकास। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी के शिक्षा का आधार क्या बताया? पहला है मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा सामाजिक आधार। अगला प्रश्न है, योजना विधि के जनक कौन है? इस विधि के सोपानों को बताइए। योजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। यह जॉन डीवी के शिष्य थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार हैं। क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा समस्या, तीसरा सूचना, चौथा समन्वित समाधान, पांचवा परीक्षण एवं प्रयोग। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक और निर्देशन विभाग कहाँ है? मनोवैज्ञानिक और निर्देशन विभाग प्रयागराज इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, SCERT का पूरा नाम बताइए। SCERT का पूरा नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। दूसरा अगला क्वेश्चन है, NCERT का पूरा नाम बताइए। NCERT का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला प्रश्न है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ? राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन 1981 में हुआ। अगला प्रश्न है, NCERT कहाँ है? NCERT नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, BRC का पूरा नाम क्या है? BRC का पूरा नाम है ब्लॉक संसाधन केंद्र। अगला प्रश्न, डाइट का पूरा नाम क्या है? डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है, NPRC का पूरा नाम क्या है? NPRC का पूरा नाम है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का जो सचिव होता है वह प्रधानाध्यापक होता है। अगला प्रश्न है, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज में है। अगला प्रश्न है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है?
राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में। अगला प्रश्न है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रव्रज्या संस्कार होता था। अगला प्रश्न है, शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? यह आदर्शवाद में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वह शिक्षा जिसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है, यह प्रकृतिवाद में नहीं होती। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? यह विचार रूसो का है। अगला प्रश्न है, छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षक सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने किया? यह जॉन डीवी ने। अगला प्रश्न है, सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह सोच विचार किसका है? यह विचार महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है, मानव की शिक्षा नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता फ्रॉवेल हैं। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षा प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है? गिज्जूभाई बधेका ने अपनी शिक्षण प्रणाली में विद्यालय को बाल भवन कहा है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया है? जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के 1969 में लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना कार्यक्रम का तात्पर्य है? यह शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों में से घरेलू कार्य कराना कहलाता है। यह बाल श्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है, परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक है? यह शिक्षा के प्रभावी कारक है। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? यह शैक्षिक अवसरों की समानता कहलाती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज में सभी के बीच लिंग भेदभाव के कारण व्यवहार करना कहलाता है। यह लैंगिक समानता कहलाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वह मोक्ष प्राप्त करना था। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता चार्ल्स पियर्स है। अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? यह कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अगला प्रश्न है, बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा किसने दी थी? बालकों को बाल देवो भव की संज्ञा गिज्जूभाई बधेका ने दी थी। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित थी? मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि 3 भागों में विभाजित थी। पहला है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, दूसरा ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, तीसरा पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं
अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नीति से अभिप्राय है आर्थिक, सामाजिक, जनतांत्रिक, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। पहला उपाय है शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है नदियों के समीप गंदे बर्तन तथा मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। तीसरा है नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। चौथा है नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। अगला प्रश्न क्या है? बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। पहली समस्या है शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या। दूसरा, कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। पहला, सच्चाई। दूसरा, सत्यनिष्ठा। तीसरा, उत्तरदायित्व की भावना। चौथा, दया भाव। अगला प्रश्न है, फ्रॉबल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? फ्रॉबल द्वारा किंडरगार्टन शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न है, टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को सत्यम शिवम अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च माना था। अगला प्रश्न है, फ्रॉबल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। फ्रॉबल की प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन तथा दूसरी प्रमुख रचना है मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। अगला प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने में सर्वथा भिन्न है। दूसरा, इस पद्धति में स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। तीसरा, दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था तथा साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियमावली होती है। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करते हैं, परंतु रूपांतरण की क्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया। यह प्रश्न 2023-2016 में आया हुआ है। मल्टीमीडिया क्या है? आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीक के प्रयोग का सूचक है एवं इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कनेक्ट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकारों के माध्यमों, श्रव्य, दृश्य,
और चित्रित आदि का उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। अगला प्रश्न है आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हीगल हैं। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनका जन्म कलकत्ता में 1863 में हुआ था। अगला प्रश्न है टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।